स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, या इससे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या फिर इससे हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। आपने फिजिक्स में ये बात पढ़ी होगी कि जिस तक हम एक ब्लॉक को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाते हैं और ये बॉडी हमारी ही डायरेक्शन, मतलब फर्ज करें मैं फोर्स अपनी सिम्प में लगा रहा हूँ, इस तरह से ऑब्जेक्ट को खींचते हुए आगे लेके जा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है मेरी उस मोशन की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो इसने वर्क डन किया है, मतलब हम कहते हैं कि फिजिक्स में ये वर्क डन किया इसने। और किस तरह से वर्क डन किया कि ये ब्लॉक ए पोजीशन से चलता हुआ बी पोजीशन तक अगर सिरक कर आया है उस फोर्स की वजह से जो कि मैं इस पे अप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट था फोर्स का डिस्प्लेसमेंट से, जो कि एक खास डायरेक्शन में एक डिस्टेंस है, दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स क्वांटिटीज तो आप जानते ही हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको मुकम्मल बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड, मतलब जो कि यूनिट के साथ होती है, उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। और अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज मिस कर रहे हैं तो ये मतलब मुकम्मल डिस्क्राइब नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये बात देखी थी फिजिक्स में कि जब हम ये फोर्स लगा रहे होते हैं तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसके दो कंपोनेंट्स में हम इसको रिजॉल्व करते हैं। एक इसका कंपोनेंट होता है लॉन्ग वाई एक्सिस और एक इसका कंपोनेंट होता है लॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, चूंकि जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये कोई एंगल थीटा बना रही होती है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमने इसका एक्स कंपोनेंट जो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस है, या चूंकि मैं अगर डायरेक्शन के वाले से बात करूं तो जो आई वेक्टर है मेरा, डायरेक्शन वेक्टर है जो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, उसके इसके साथ ये मूव कर रही है, उसके साथ पैरेलल ये मूव कर रही है। ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट होता है एफ एक्स, जिसे मैं एक्स कंपोनेंट कहता हूँ, ये इक्वल टू होता है एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा के। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड है। अब फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ये है, और बॉडी ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो ए पोजीशन से बी पोजीशन, मतलब जो इसका सेकंड वेक्टर है डी, इसका इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम, इसका प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा और इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है डी वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ, जो कि ओवरऑल एक एक नंबर है। इसका आंसर एक नंबर है जो कि हम कहते थे जॉल्स में, मतलब एनर्जी है, एक एनर्जी या वर्क डन, वर्क करना एक हमारे पास उसके यूनिट जॉल्स में होते थे। ठीक है, इतने जॉल्स बॉडी ने वर्क किया है। ठीक है, अब उसमें हम इस चीज को इग्नोर करते हैं कि डी को प्रोडक्ट एफ से लिया जा रहा है या एफ का प्रोडक्ट डी से लिया जा रहा है, मतलब दोनों में हमारा आंसर सेम रहता है, क्योंकि हम डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, तो हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ, जिसे हम ए डॉट बी से जाहिर करते हैं और या बी डॉट ए से हम जाहिर करते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। और इन दोनों की जो डेफिनेशन बनी वो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि वो फर्स्ट जो भी वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, और कोसाइन ऑफ थीटा। अब अगर हम इस चीज को, इसकी इंट्यूशन को देखें, इसको समझें, इसको, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स जो कि अप्लाई की जा रही थी, और उस फोर्स की जो मतलब वो डायरेक्शन जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बॉडी ने वर्क किया है, वो हमने कैसे निकाला कि उसका प्रोजेक्शन ले लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन बी है जो कि बी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी हमारा डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब कि फोर्स का जो वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, वो इसका प्रोजेक्शन है जो कि एफ कॉस ऑफ थीटा है। मतलब उसका प्रोजेक्शन क्या होता है कि मैं यहाँ से एक टॉर्च से, एक बल्ब से इस तरह से रोशनी डालूं और वो इधर से इसका इमेज छोड़ दे इस डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट बेसिकली वही है जो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इस वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन लूंगा तो मेरा मतलब जिसमें कि मैं बात कर रहा हूँ डी का प्रोडक्ट लिया जा रहा है एफ के साथ, तो बेसिकली मैं यूं कहूंगा कि जो डी वेक्टर है, मेरा डी वेक्टर, उसका प्रोजेक्शन एफ के ऊपर, फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो वो कैसे मैं लूंगा, उसके लिए भी बिल्कुल यही तरीका है कि मैं डी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, और डी कोसाइन ऑफ थीटा, मतलब कोसाइन ही रेशियो आएगी, जो कि आप जानते हैं एक निमोनिक भी है हमारे पास, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन एथ्रोप्रॉपर रेश, तो कॉस ऑफ थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एक रेशियो होती है। ठीक है, जो कि यूनिट लेस होती है, तो यहाँ पर हम उसी को अप्लाई करेंगे, तो डी कॉस ऑफ थीटा और एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि एफ डॉट डी लें या डी डॉट एफ लें, आपका प्रोडक्ट का आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये तो था जी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, जो कि हमने देखा कि हम फिजिक्स में जो
मतलब जो वर्क डन करते थे बेसिकली ये वही है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब हमने फिजिक्स में बात पढ़ी थी कि अगर मतलब दो वेक्टर्स के दरमियान जो मतलब एंगल बन रहा है, रोटेशन बन रही है, वो अगर 0 डिग्री बन रही हो, ठीक है, मैं इस तरह से बात करता हूँ कि अगर एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री में हो, या रेडियंस में भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं डिग्री मेजर में इसको बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो ए डॉट बी है, बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ जीरो, कोसाइन ऑफ जीरो। और आप जानते हैं कि 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको जो क्वाड्रेंटल एंगल्स की एक डेफिनेशन बताई हुई है, आप देख सकते हैं कि उसमें हमने देखा था कि अगर एक यूनिट सर्कल ले लिया जाए तो यूनिट सर्कल जो है वो मतलब जब एक्स एक्सिस पर होता है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई 0 होता है। मींस के एक्स मींस मैंने आपको बताया था कि आप अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो एक्स स्टैंड फॉर करता है कॉज ऑफ थीटा के, जिसमें एक रेडियस 1 है, ठीक है, इसलिए मैं आर नहीं लिख रहा हूँ, और वाई इक्वल टू साइन थीटा है। तो यहाँ से आप कॉज और साइन की वैल्यू देख सकते हैं, और ये हमें पता चल रहा है। तो ये ए डॉट बी जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ही के इक्वल, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, और इसमें कॉज ऑफ थीटा हमारा मतलब एंगल 0 होने की वजह से 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मतलब रिजल्ट आ रहा है। मतलब हम यहाँ से भी इंडक्टिव मेथड से भी इसको जनरलाइज कर सकते हैं, एक जनरल मेथड बना सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम स्टेप से समझें इन बातों को, ठीक है। केस 2 में ये कह सकता हूँ कि जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मतलब 90 का एंगल बना रहे हो, ए वेक्टर मेरा ये है, बी वेक्टर मेरा ये है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट आगे मूव कर, तो क्या वर्क हो सकता है? फिजिकली हम कहते हैं नो वर्क डन, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर सकती, क्योंकि जिस बाय डेफिनेशन में हमने कहा था कि भी फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी तो वो वर्क डन होगा, ठीक है। फिजिक्स तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर डी और ये फोर्स है आपकी, ठीक है, तो इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर ए वेक्टर मेरा डी हो जाए, ठीक है, और बी वेक्टर मेरा एफ फोर्स हो जाए, ठीक है, तो ए डॉट बी मेरे पास या बी डॉट ए, दोनों केसेस में मैं लिखूंगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है, और कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 मीन्स कि आप इस पोजीशन पर जहां पर कि एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो तो इसका आंसर 0 बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर्स के हम डॉट प्रोडक्ट या उनका स्केलर प्रोडक्ट लें और आंसर 0 आ जाए तो हम इससे एक रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम मतलब नतीजा अखज कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट तभी 0 हुआ कि जब ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल भी इन्हें कह देते हैं या परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और इसके लिए सिंबल भी यूज कर सकते हैं हम, और करके इस तरह से ए आर लिख देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये भी हमें बात पता चली। सब पैरेलल में हमने देखा कि प्रोडक्ट जो हमारा वो ए बी के इक्वल है, क्योंकि पैरेलल में जारी बात है एंगल 0 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर बॉडी जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, केस 3 हम यूं कह सकते हैं कि मैं यूं कह सकता हूं कि ए वेक्टर अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है और बी उसके बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन मतलब ए सिम्त में बी सिम्त में है, ठीक है। एंगल जो बन रहा है इनमें 180 डिग्री का बन रहा है। तो अब ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हमें क्या रिजल्ट देगा? तो ये हम ये देख सकते हैं कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, और कोसाइन ऑफ 180 डिग्री। अब देखें इसी यूनिट सर्कल से cos 180 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कैसे हम क्वाड्रेंटल एंगल जब हमारा यहाँ पर होगा तो ये एब्सिसा -1 ऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, -1 आ जाएगा। तो इसमें जो डॉट प्रोडक्ट है हमारा ए वेक्टर का, जब बी वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड जो भी है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड जो भी आएगी cos ऑफ 180 -1 के, तो इसमें हमारा आंसर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव साइन इसी वजह से आया कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये भी हमें एक बात क्लियर हो जाती है, मतलब हम इससे डिड्यूस भी रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम इससे ये रिजल्ट डिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर की इनकी मैग्नीट्यूड अगर इक्वल आ जाए तो हम इससे एक और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, और वो ये कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए के, जो कि आपका एक असाइनमेंट है, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में इन बातों को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी असाइनमेंट है, आप इसको खुद से चेक कीजिएगा और देखिएगा कि आखिरी आंसर आता है या नहीं।